नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात अहमदाबाद गुजरात में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। अहमदाबाद के गोता इलाके में स्थित पॉश सोसाइटी रॉयल होम्स में फर्स्ट फ्लोर पर बने फ्लैट में रामनिवास अग्रवाल का परिवार रहता है। उनका शहर में पत्थर टाइल्स का बड़ा कारोबार है। बेटा दीपक भी उनके साथ व्यापार में हाथ बटाता है। घर परिवार में मौज थी। केवल 4 सदस्यों के इस परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। खुद रामनिवास अग्रवाल, उनकी पत्नी रेखा बहन, बेटा दीपक और बहू निकिता उनके परिवार में थी। रामनिवास की उम्र कोई 55 साल है। उनकी पत्नी रेखा करीब 52 साल की थी। बेटा दीपक लगभग 30-32 साल का है और बहू निकिता करीब 29 साल की। दीपक की शादी इसी साल 16 जनवरी को निकिता से हुई थी। निकिता राजस्थान के जिला अजमेर के ब्यावर निवासी सुरेश चंद्र अग्रवाल की बेटी है। रामनिवास भी मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। उनका परिवार पहले पाली जिले में सुमेरपुर के पास जवाई बांध इलाके में रहता था। बाद में रामनिवास व्यापार के सिलसिले में अहमदाबाद चले गए। वहां उनका कारोबार अच्छा चल गया। रामनिवास भले ही गुजरात में बस गए थे, लेकिन राजस्थान की माटी से उनका मोह नहीं छूटा था। इसलिए बेटे दीपक के लिए जब राजस्थान के ब्यावर से निकिता का रिश्ता आया तो उन्होंने घर परिवार देखकर हामी कर दी। वैसे भी ब्यावर के रहने वाले सुरेश चंद्र अग्रवाल साधन संपन्न थे। उनका भी अच्छा कारोबार था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। निकिता में भी कोई कमी नहीं थी। दीपक और निकिता की शादी हो गई। शादी में सुरेश चंद्र अग्रवाल ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था। किसी बात की कमी नहीं छोड़ी। पत्नी के रूप में सुंदर और पढ़ी लिखी निकिता को पाकर दीपक भी निहाल हो गया। दीपक भी हैंडसम था। निकिता भी पति के रूप में दीपक को पाकर खुद पर अभिमान करती थी। दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशी से चलने लगा। निकिता की भले ही शादी हो गई थी, लेकिन पीहर से उसका मोह नहीं छूटा था। वो पीहर जाती तो महीने 20 दिन में आती। हालांकि इस बीच मार्च में लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन के दौरान निकिता को करीब 3-4 महीने पीहर में ही गुजारने पड़े। उसका कहना था कि ट्रेन और बसें बंद होने तथा एक से दूसरे राज्य में लोगों की आवाजाही पर रोक होने से वो अहमदाबाद नहीं जा सकी थी। बहू निकिता के ज्यादा समय पीहर में रहने से सास रेखा बहन को कोई सुख नहीं मिल पा रहा था। वैसे तो घर में कामकाज के लिए बाई आती थी, फिर भी रेखा बहन चाहती थी कि कोई उसकी भी देखभाल करने वाला हो। बहू उसके कामकाज में हाथ बटाए। इस बात को लेकर रेखा और निकिता में कई बार खटपट हो जाती थी। दहेज को लेकर भी रेखा उसे ताने मारती और उसके कामकाज में कमी निकालती रहती थी। वैसे भी आमतौर पर बढ़ती उम्र के लिहाज से हर महिला चाहती है कि जैसे उसने घर को संवारा है, वैसे ही बहू भी घर परिवार की जिम्मेदारी संभाले। लेकिन निकिता शादी के बाद आधे से ज्यादा समय पीहर में ही रह रही थी। ऐसी हालत में रेखा बहन को ही घर परिवार में खटना पड़ता था। उसी पर पति की जिम्मेदारी थी और बेटे की भी। इसी बीच अक्टूबर के महीने में निकिता के दादा का निधन हो गया, तो वो फिर अपने मायके चली गई। इस बार भी वो मायके में कुछ ज्यादा दिन रुक गई थी। सास और पति ने कई बार फोन किए तो वो 21 अक्टूबर को अहमदाबाद लौट आई। ससुराल आकर निकिता ने पति और सास को अपने गर्भवती होने की बात बताई। ये सुनकर दीपक तो खुशी से झूम उठा, लेकिन रेखा बहन के माथे पर सिलवटें पड़ गई। रेखा बहन को बहू के गर्भवती होने से कोई खुशी नहीं हुई थी। उसे शक था कि निकिता के पेट में दीपक का नहीं, बल्कि ससुर रामनिवास का गर्भ है। रेखा बहन को अपने पति पर भी शक था। उसका शक इसलिए भी था कि ससुर और बहू खूब हंस बोलकर बातें करते थे, मोबाइल पर चैटिंग भी करते थे। हालांकि रेखा बहन ने कभी ससुर और बहू को गलत हरकत करते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसके दिमाग में शक का कीड़ा बुलबुलाता रहता था। रेखा पहले से ही बहू से खुश नहीं थी। अब उसे उसके चरित्र पर भी शक होने लगा था। शक ऐसा कीड़ा है जिसका कोई इलाज नहीं है। रेखा पहले तो दहेज को लेकर और उसके कामकाज तथा पीहर में ज्यादा समय तक रहने पर ऐतराज उठाती थी। अब वो उसके चरित्र पर भी उंगली उठाने लगी। इससे सास बहू के झगड़े बढ़ गए। रेखा को जब भी मौका मिलता
वो निकिता को ताने मारने से नहीं चूकती थी। रोजाना दिन में 2-4 बार किसी न किसी बात पर रेखा और निकिता में कहासुनी हो जाती थी। रेखा बहू की शिकायत अपने बेटे और पति से करती तो वो हंसकर टाल देते थे। इस बीच रामनिवास कोरोना से संक्रमित हो गया। उसे 24 अक्टूबर को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पति के कोरोना संक्रमित होने से रेखा बहन चिड़चिड़ी हो गई। इसके बाद 27 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे की बात है। घर में केवल रेखा और निकिता ही थी। दीपक अपने ऑफिस गया हुआ था। रेखा उस समय रसोई में रात के भोजन की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान रेखा अपनी बहू को ताने मारने लगी। रेखा के हाथ में लोहे का एक पाइप था। वो उस पाइप को निकिता के पेट पर धंसाकर कहने लगी, तेरे पेट में ये जो बच्चा है वो मेरे बेटे का नहीं बल्कि मेरे पति का है। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निकिता को गुस्सा आ गया। उसने रेखा के हाथ से वो पाइप छीन लिया और बिना सोचे समझे उसके सिर पर दे मारा। 50 साल की रेखा बहन जवान बहू का विरोध नहीं कर सकी। उसके सिर से खून बहने लगा। वो फर्श पर गिर पड़ी। इसके बाद भी निकिता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने पाइप से सास के सीने, पेट और चेहरे पर कई वार किए। पाइप के लगातार हमलों को रेखा सहन नहीं कर सकी। उसके शरीर से कई जगह से खून रिसने लगा और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब निकिता का गुस्सा शांत हुआ तो वो घबरा गई। उसकी सोचने समझने की शक्ति जवाब दे गई थी। कुछ देर बैठकर वो सोचती रही कि अब क्या करे। कुछ देर बाद विचार करने के बाद उसने सास की हत्या को दुर्घटना का रूप देने की योजना बनाई। उसने फ्लैट में ही रेखा के शव पर चादर डालकर उसे जलाने का प्रयास किया। उसे ये नहीं पता था कि इंसानी शव इतनी आसानी से नहीं जलता। शव नहीं जला तो वो हताश होकर अपना सिर पकड़कर बेडरूम में जा बैठी। इस बीच पड़ोसियों ने सास बहू के बीच झगड़े और मारपीट की तेज आवाजें सुनी तो उन्होंने रामनिवास के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन निकिता ने दरवाजा नहीं खोला। कई बार घंटी बजाने और कुंडी खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने रामनिवास को फोन किया। रामनिवास अस्पताल में थे। पड़ोसी की बात सुनकर वे चिंतित हो उठे। उन्होंने बेटे दीपक को तुरंत घर जाने को कहा। दीपक उस समय अपना ऑफिस बंद करके चाणक्यपुरी ब्रिज स्थित मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने गया हुआ था। वो रात करीब 9:30 बजे फ्लैट पर पहुंचा। उसने घंटी बजाई लेकिन निकिता ने गेट नहीं खोला। उसने गेट की कुंडी भी खटखटाई लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। तो उसने माँ और बीवी के मोबाइल पर फोन किया लेकिन दोनों ने ही फोन नहीं उठाया। उसे लगा कि निकिता ने माँ से झगड़े के बाद गेट बंद कर लिया होगा और अब वो गुस्से में गेट नहीं खोल रही है। थक हारकर उसने पड़ोसियों की सीढ़ियों के रास्ते अपने फ्लैट में जाने की कोशिश की लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। बाद में उसने पड़ोसियों से सीढ़ी का इंतजाम किया। इस सीढ़ी पर चढ़कर वो रसोई के रास्ते अपने फ्लैट में पहुंचा। उसकी माँ का कमरा बंद था। उसने कमरा खोला तो माँ की खून से लथपथ आज जले शव को दीपक देखकर सहम गया। माँ के शव के पास ही खून से सना लोहे का एक पाइप पड़ा था। निकिता अपने बेडरूम में चुपचाप बैठी थी। उसने उससे पूछा कि ये सब क्या और कैसे हुआ। निकिता ने दीपक को बताया कि मम्मी जी ने पहले उससे झगड़ा किया, फिर वे अपने कमरे में चली गई। दीपक को निकिता की बातें गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि अगर रेखा बहन ने खुद ऐसा किया होता तो उनके शव को किसने जलाया। दीपक ने निकिता से पूछा कि घर में कोई और आदमी आया था क्या। निकिता ने मना कर दिया। दीपक ने रात को ही फोन नंबर 108 पर एम्बुलेंस सेवा को फोन किया। एम्बुलेंस के साथ आए डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों ने रेखा बहन की जांच करके उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दीपक ने पुलिस को फोन किया। पुलिस उसके फ्लैट पर पहुंच गई। पुलिस ने दीपक से पूछताछ की। दीपक ने पिता का फोन आने से लेकर सीढ़ियों के रास्ते फ्लैट में चढ़ने और माँ का शव पड़ा होने की सारी बातें बता दी। पुलिस ने निकिता से पूछताछ की तो उसने वही बातें कही जो दीपक को बताई थी। मौके के हालात देखकर पुलिस को भी निकिता की कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। रात ज्यादा हो गई थी, फिर भी पुलिस ने रात को ही घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। फुटेज में इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि दीपक के फ्लैट में बाहर से कोई आदमी आया था। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। मामला संदिग्ध था, इसके लिए निकिता से पूछताछ जरूरी थी। पुलिस उसे थाने ले गई। दीपक की शिकायत पर 16 थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
पुलिस ने मौके से खून से सना लोहे का पाइप बरामद कर लिया था। पुलिस ने थाने में निकिता से पूछताछ की। वो कहती रही कि सास और उसका झगड़ा हुआ था। इसके बाद सास अपने कमरे में चली गई और अंदर से कमरा बंद कर लिया। बाद में कैसे और क्या हुआ इसका उसे कुछ पता नहीं है। निकिता ने पुलिस को बताया कि उसकी सास पिछले कुछ सालों से ऐसी बीमारी से पीड़ित थी कि कोई उसे छू ले तो वो तुरंत नहाती थी। मेडिकल की भाषा में इस बीमारी को ओसीडी कहा जाता है। दीपक ने भी अपनी मां के ऐसी बीमारी से ग्रस्त होने की बात मानी। पुलिस ने दीपक से उसके घर परिवार और सास बहू के रिश्ते के बारे में पूछा। इससे पता चला कि रेखा बेन और निकिता में दहेज और घरेलू कामकाज को लेकर झगड़े होते रहते थे। इस पर पुलिस ने निकिता से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। आखिर दूसरे दिन 28 अक्टूबर को सुबह निकिता ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस के अधिकारी भी हैरान रह गए। निकिता ने बताया कि उसकी सास पुराने ख्यालों की थी। वो उसे कभी दहेज पर तो कभी किसी दूसरी बात पर ताने मारती थी। शादी के बाद से ही सास से उसकी पटरी नहीं बैठी थी। अभी जब वो पीहर से ससुराल आई और मम्मी जी को अपने गर्भवती होने की बात बताई तो उनकी त्योरियां चढ़ गई। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ससुर जी के अस्पताल में भर्ती होने के बाद मम्मी जी मेरे गर्भ को लेकर अनाप शनाप बातें करने लगी। उस दिन जब उन्होंने उससे गर्भ ससुर का होने की बात कही तो गुस्से में वो अपना आपा खो बैठी और उनके हाथ से पाइप छीनकर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इससे उनकी मौत हो गई। निकिता ने सास की हत्या करने की बात कबूल कर ली थी। उसने पुलिस को बताया कि सास की हत्या करने के बाद उसने वहां फैले खून को चादर से साफ किया, फिर शव पर चादर डालकर आग लगा दी ताकि शव जल जाए, लेकिन शव जला नहीं। इसके बाद उसने अपने मोबाइल से ससुर के व्हाट्सएप चैट और मैसेज डिलीट किए। मोबाइल से मैसेज डिलीट करने की बात सामने आने पर पुलिस ने निकिता के साथ परिवार के चारों लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए। इनकी जांच की तो निकिता के मोबाइल में एक मैसेज मिला। 24 अक्टूबर के इस मैसेज में राम निवास ने लिखा था कि तुम अभी दीपक से दूर ही रहना। निकिता के जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने निकिता और उसकी सास के खून से सने कपड़े भी जब्त कर लिए। मोबाइल फोन के साथ इन कपड़ों को भी जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया। एफएसएल टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दूसरे दिन डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड से रेखा बेन के शव का पोस्टमार्टम करवाया। बाद में दीपक को शव सौंप दिया गया। घर वालों ने रेखा बेन का अंतिम संस्कार कर दिया। कोरोना जांच में निकिता नेगेटिव मिली। इसके बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया। पुलिस ने निकिता को उसके फ्लैट पर ले जाकर वारदात का सीन रिएक्ट करवाया। इस दौरान पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश की कि निकिता और रेखा बेन के बीच झगड़ा कैसे शुरू हुआ था। इसके बाद निकिता ने कैसे उसकी हत्या की होगी। सीन रिएक्ट के जरिए पुलिस ने यह बात जानने की भी कोशिश की कि क्या निकिता ने अकेले ही सास की हत्या की या इसमें किसी दूसरे आदमी ने भी उसकी मदद की थी। हालांकि पुलिस को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला। बेटी के हाथों सास की हत्या की सूचना मिलने पर राजस्थान के ब्यावर शहर से निकिता के माता पिता अहमदाबाद पहुंचे। पहले वो समधन रेखा बेन के अंतिम संस्कार में शरीक हुए। बाद में वे पुलिस स्टेशन जाकर हत्या आरोपी बेटी निकिता से मिले। उसे पुलिस हिरासत में देखकर माँ बाप के आंसू बह निकले। निकिता भी रो पड़ी। सुबकते हुए उसने अपने माता पिता से केवल इतना ही कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान पड़ोसियों से भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि रेखा और निकिता के बीच आमतौर पर रोजाना ही किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। उस दिन भी उन्होंने दोनों के बीच झगड़े और मारपीट की तेज आवाजें सुनी थी। इसके बाद ही रामनिवास को फोन किया था। पुलिस ने सारी औपचारिक कार्रवाई पूरी करने के बाद निकिता को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही थी कि क्या निकिता के अपने ससुर से किसी तरह के संबंध थे। हालांकि पुलिस को एक मोबाइल चैटिंग के अलावा इस बारे में दूसरा कोई प्रमाण नहीं मिला। मोबाइल चैटिंग से भी ये साफ नहीं होता कि निकिता के ससुर से किसी तरह के संबंध थे। बहरहाल 2 महीने की गर्भवती निकिता अपनी सास की हत्या के आरोप में जेल पहुंच गई। ससुर रामनिवास पर बहू से संबंधों का आरोप लग गया। पति दीपक बीच मझधार में फंस गया। उसके सामने संकट आ खड़ा हुआ कि वो पिता पर शक करे या पत्नी पर। निकिता के पेट में किसका गर्भ है ये तो वही जाने। शक की बुनियाद पर एक खाते पीते संपन्न परिवार के रिश्तों में ऐसी दरार आ गई जो जिंदगी भर भरी नहीं जा सकती। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।